देखो भाई, अब जो ना देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें जितने भी ये मान के चलो कि जो थ्योरी करवाई थी, पहले तुम्हें वो सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, देखो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में सबसे पहले जो पहला करवाया था वो था तुम्हारे पास मीनिंग। ठीक है, जो मतलब कि मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कि मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स की वैल्यू में जो भी कमी आती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। मैं तुम्हें मोबाइल का एग्जांपल दिया था। अभी अगर हम 50,000 का खरीद रहे हैं, अभी से 2 साल के बाद क्या है कि उसकी कीमत कम हो जाएगी, और जितनी कीमत कम होती है उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर मैं तुम्हें बताता कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि डेप्रिसिएशन की कुछ कुछ मैंने विशेषता बताई थी, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ठीक है, वो बताए थे मैंने कि क्या क्या बातें होती हैं डेप्रिसिएशन के अंदर। फिर अगला था हमारे पास कि डेप्रिसिएशन, मैंने तो कुछ टॉपिक थे, एक था डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, डिप्लेशन। ठीक है, इनके बारे में बताया था मैंने। डेप्रिसिएशन में मैंने तुम्हें दिया था, जैसे मान लो कि मोबाइल का एग्जांपल ले लो। ठीक है, और जो एमोर्टाइजेशन है उसमें मैंने तुम्हें कॉपीराइट के बारे में बताया था कि अभी मैं पहले मेरी वीडियो है, अगले पे जाएगी, उसका अगला तो पैसे क्या है कम होते जाते हैं, इसको बोलते हैं एमोर्टाइजेशन। ठीक है, फिर मैं तुम्हें जो कोरोना की वैक्सीन है उसका भी एग्जाम्पल दिया था इसमें। ठीक है, फिर भाई लास्ट में हमारे पास था डिप्लेशन। मैं तुम्हें कोयले की खान का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, जो कोयले की खदान है उसका मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिया था। उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर कोयले की खदान को पहले हम थोड़ा सा खोद देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या जितना भी बचता है, ठीक है, हम किसी और को बेचेंगे, वो उसे कम में खरीदेगा, क्योंकि हमने बहुत सारा सामान क्या निकाल लिया उसमें से, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेज और रीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, भाई मैंने तुम्हें वो सारे के सारे कारण, वो सारे के सारे रीजन बताए थे जिसके चक्कर में हम क्या है कि डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, क्या था मेरे पास, अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, या फिर मान के चलो कि हम असेट्स को यूज कर रहे हैं, फ्लक्स ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंसेस था। भाई ऑब्सोलेंस का मैंने मतलब क्या होता था, अगर कोई नई मशीन ट्रेंड में आ जाए, ठीक है, उसी कीमत में अगर नई मशीन आ जाती ना तो पुराने वाले की कीमत अपने आप कम हो जाती। जैसे मैंने आईफोन 13 का एग्जांपल लिया था। ठीक है, जैसे ही आईफोन 13 प्रो मैक्स आता है, ठीक है, जो पुराना वाला उसकी कीमत क्या है कम हो जाती है अपने आप ही। ठीक है, तो ये हमारे पास था। लास्ट में एक्सीडेंट बताया था मैंने। फिर जो मैं तुम्हें अगला टॉपिक करवाया था वो था ऑब्जेक्टिव और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब कि मैं तो बताता इसके अंदर कि भाई क्या क्या जरूरत है डेप्रिसिएशन लगाने की। इसमें पहला टॉपिक था टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। भाई सही प्रॉफिट या सही लॉस का पता लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर था टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे असेट्स की असलियत में वैल्यू कितनी है इसका पता लगाने के लिए हम क्या डेप्रिसिएशन लगाते हैं। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें सामान को बनाने में कितनी लागत लग रही है, किसी सामान को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम क्या है कि इसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास था टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट। मैंने बताया था कि जो भी हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको साथ साथ रिजर्व में ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें। लास्ट था टू कंप्लाई विद द लीगल प्रोविजन। कौन कौन से एक्ट थे, एक था मेरे पास कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स लॉ। ठीक है, ये 2 एक्ट है हमारे पास। ठीक है, अब ना जो हमारे पास अगला है टॉपिक वो है फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है डेप्रिसिएशन लगाने से पहले। ठीक है भाई, देखो इस थ्योरी के बाद ना नेक्स्ट हमारे पास क्या, हम इसके क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चंस हमें देखना है एग्जाम में कैसे करने हैं, कैसे कैसे नहीं करने। पहले मैं तुम्हें नॉर्मल जो तुम्हारे 1 मार्क्स जितने क्वेश्चन बन सकते हैं पहले वो करना सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या हो सकता है। देखो सबसे पहले कह रहा है कॉस्ट ऑफ असेट्स। देखो मैं टॉपिक क्या करा रहा हूं, फैक्टर और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। मतलब कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए डेप्रिसिएशन लगाने से पहले। ठीक है, पहला मेरे पास है कॉस्ट ऑफ द असेट्स। ठीक है, जितना हमने टोटल का मतलब कि टोटल कितना खर्चा आया हमें असेट्स को खरीदने में। ठीक है, टोटल जो खर्चा आया ना हमें असेट्स को खरीदने में, उस चीज को पहले देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि कॉस्ट ऑफ असेट्स क्या होता है भाई, कह रही है कॉस्ट ऑफ असेट्स इंक्लूड, मतलब कि कॉस्ट इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी खर्चे हुए हैं, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मेकिंग द असेट्स रेडी फॉर यूज। ठीक है, वो सारे के सारे खर्चे जो किसी भी असेट्स को मतलब कि यूज करने के लिए तैयार करने में जो भी खर्चा आया ना उस चीज को, जैसे मान के चलो कि अगर
मैं क्या करूं, एक पंखा खरीद के ले आऊं मान लो, ठीक है, मैं उसको ला के रख दूं, तो क्या उसका खर्चा पूरा हो गया? ऐसा तो नहीं, मैं फिटिंग करने वाले को बुलवाऊंगा, उसको पंखे को लगवाऊंगा, ठीक है, वो मान लो कि 200-300 रुपए लेता है, ठीक है, तो उसने जो टोटल लगा दिया उसके बाद ना भाई तुम्हारा टोटल खर्चा इतने का है। कोई मेरे से पूछेगा भाई कितने का पंखा है ये, तो मैं बोलूंगा ले भाई 7,000 का पंखा है। नहीं भाई उसमें अलग भी तो लगा चार्ज, 7,300 का पंखा है, ठीक है। अगली बात कर दूं अगर मैं, कि मान लो कि तुमने ना घर में टीवी लगवानी है, ठीक है, तुम टीवी खरीद के ले आए, डिश वगैरह सब खरीद के ले आए, हो गया खर्चा पूरा? ऐसा तो होगा नहीं। अब डिश वाला उसको सेट करेगा, उसका जो भी सिग्नल वगैरह मैच करना हो वो करेगा, टोटल जो खर्चा है उसको लगा के बोलेगा ना वो। ऐसे सेम चीज कंपनी के अंदर होती है, पहले मशीन लेके आते हैं, मशीन को इंस्टॉल करने का जो खर्चा होता है ना वो सारे चीज, और जो कुछ कुछ चार्ज होते हैं, ठीक है, वो सारे इन सबको जोड़ा जाता है। जैसे मान के चलो कि मैं गया मशीन की दुकान पे, मैंने बोला भाई ये मशीन कितने की है, वो बोला भाई जी 5 लाख रुपए की है, ठीक है, चलो ठीक है, उसके मैंने घर छुड़वा दो जो उसका अलग से चार्ज है, कितने 10,000 लेंगे अलग चार्ज, ठीक है, 5,10,000 हो गया। उसने ट्रेवलिंग चार्ज जोड़ दिया, फ्लाइट चार्जेस, ठीक है, वो जोड़ दिया। फिर मैंने बोला कि भाई उसको लगा देगा तू, कह रहा हाँ लगा देंगे, 40,000 और लेंगे लगाने के। मैं ठीक है जी 40,000 और ले लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा कि मैंने बोला अच्छा एक काम कर दे, इसका बिजली का कनेक्शन कर दे। कह रहे कि भाई बिजली का कनेक्शन के 10,000 और लेंगे, ठीक है, ठीक है, बिजली का कनेक्शन कर दिया हमने। भाई इसके सारे पार्ट्स तो लगा दे हम, कि भाई पार्ट्स लगाने के हम 40,000 और लेते हैं, तो टोटल मेरे पास मशीन कितने की पड़ गई भाई? 6 लाख की पड़ गई। बात समझ आ रही है? तो जितने भी खर्चे आते हैं मशीन को खरीद के लेकर के आने में, पूरा इंस्टॉल करने में, और ऐसी कंडीशन में बनाने के लिए कि उसको हम यूज कर पाए सीधा, ठीक है, तो भाई तब तक का जो टोटल खर्चा है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ असेट्स, ठीक है। देखो क्या क्या बता रखा मैंने, कह रहे कि सच एज फ्राइट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, भाई मशीन को इंस्टॉल भी तो करना होता है ना। तो देखो कह रहे कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, पहला परचेज प्राइस जितने का मैंने खरीदा, फिर है फ्राइट मतलब कि जो लाने का जो भाड़ा होता है ना वो, ठीक है, एंड अदर कॉस्ट, और जो भी अदर कॉस्ट होगी उसकी फ्राइट के साथ जो है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर मैं एक मशीन यहाँ से लेके जाऊंगा ना, किसी मान लो कि हमने देखो अगर मशीन लेके जाऊंगा तो वहां से अगर मैंने कोई सिग्नल क्रॉस किया है, ठीक है, सिग्नल मतलब कि ये मान लो क्या बोलते हैं उसको, टोल टैक्स अगर मैंने क्रॉस किया है, ठीक है, तो वहां पे चार्ज देना पड़ेगा ना, ठीक है। ये सारी बात, क्योंकि देखो मशीन जाती है किसी हैवी चीज में, किसी हैवी ट्रक में जाता है वो, ऐसा नहीं जाता, ठीक है। तो देखो पहला परचेज प्राइस है, फिर क्या है फ्राइट एंड अदर कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या इंस्टॉलेशन कॉस्ट, भाई जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे मान लो कि भाई इंस्टॉल करने में क्या खर्चा आता है, पहले खरीद कर आए मशीन रख दी, ठीक है, वो उठा के लेके जाएगा वहां पे मशीन रख देगा, ठीक है, पहले उसमें जो भी नट बोल्ट लगाएगा, बिजली का कनेक्शन वगैरह करेगा, सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अंदर आते हैं। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हमें क्या ये सारी बात ध्यान रख के चलनी है। फिर सुनो, पहला कॉस्ट ऑफ द एसेट्स क्लियर है पूरा। अगला क्या समझना है हमें भाई? एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। अगर इसकी एकदम प्योर हिंदी बोलना, कबाड़ की जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, वो जैसे मान के चल लो कि मैं एक मशीन खरीद के लेके आया, ठीक है, मशीन की जो ये मान लो मशीन था ना मेरे पास, मान लो 1,000 किलो का है। कितने किलो का है वो? 1,000 किलो की मशीन है, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि भाई उसने मशीन वाले ने बोला भाई बात ऐसी है, ये मशीन तुम सिर्फ 10 साल तक चला सकते हो, उसके बाद कबाड़ हो जाएगी, ठीक है। मैंने देखा अच्छा ठीक है 10 साल के बाद कबाड़ हो जाएगी। कितने किलो की मशीन है भाई? कह रहा है 1,000 किलो की है, ठीक है। कह रही अगर चलाऊंगा तो कितनी घिस जाएगी? क्या 10 किलो तो कम से कम घिस जाएगी, या फिर मान लो 100 किलो घिस जाएगी मान लो, ठीक है। मशीन चलाते हैं थोड़ी बहुत घिस जाती है वो, ठीक है। तो कह रहा है कि जी कम से कम 100 किलो तो घिसेगी मशीन है, ठीक है। तो कितने की बच गई मेरे पास? 900 किलो की बच गई, ठीक है। मैं देखता हूँ भाई कबाड़ी वाले के पास ना लोहा कितना रुपए किलो बेचता है, ठीक है। तो कबाड़ी वाले के पास गया, ठीक है भाई, कबाड़ी वाले ने बोला कि जो लोहा है ना भाई ऐसा है 50 रुपए किलो है, फिर मान लो 100 रुपए किलो है, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो भाई मैं क्या समझूंगा, अच्छा ठीक है भाई कबाड़ की वैल्यू कितनी है? 90,000, ठीक है। तो हम क्या इस कबाड़ की वैल्यू को, जो मेरे पास है कि रेजिडुअल वैल्यू या फिर जो स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है भाई, स्क्रैप का मतलब कबाड़े वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस चीज को भी हम क्या है कि देखते हुए चलते हैं। कैसे देखते हुए चलते हैं? जब भी डेप्रिसिएशन लगाते हैं, जो टोटल मेरे पास ये जो है ना टोटल कॉस्ट में से पहले हम इस रेजिडुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। जो टोटल कॉस्ट है उसमें से जो मेरे पास स्क्रैप की जो वैल्यू है पहले इसको माइनस कर देंगे, उसके बाद ही डेप्रिसिएशन लगाते हैं। भाई ध्यान रखना हर एक बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तुम्हें वो बात पहले से पता होनी चाहिए जो जो बात मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब सुनो,
कह रहे कि रेजिडुअल वैल्यू इज एन एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द असेट्स। हमारे पास क्या भाई, एस्टिमेटेड एक ऐसी रिलायबल मतलब कि रिलाइजेबल वैल्यू होती है जो मैंने तुम्हें अभी ये बताइए, ठीक है। कह रहे कि एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है भाई। कब, जो मेरे पास मैंने बोला कि 10 साल के बाद एक कबाड़ हो जाएगी, तो ये तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। किसी भी मशीन के जो लास्ट की जो वैल्यू होती है ना, जैसे मैंने बोला कि भाई 10 साल तक का टाइम है इसका, ठीक है। तो जो 10 साल का टाइम है उसके एंड में जो भी मेरे पास ये मान लो उसके कबाड़ की वैल्यू बचेगी, उसी को हम क्या बोल के चलते हैं, मतलब कि ये मान लो एस्टिमेटेड मतलब कि जो हमारे पास है रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, ये बोल के चलते हैं, या फिर एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू बोल के चलते हैं इसको। तो क्या है मेरे पास भाई, क्या करते हैं, ये क्या होता है मेरे पास, क्या है डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रेडिजुअल, मतलब कि जो मेरे पास रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, भाई किन किन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ऐसे देखो कैसे निकलता है ये, अमाउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कैसे निकालते हैं, मतलब कि कितने अमाउंट पे डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ असेट्स और ये जो रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू, जो जितना मैंने खरीदा कॉस्ट, उसमें से कबाड़ की वैल्यू माइनस कर दो। क्योंकि मुझे तो पता है ना भाई, अगर मान लो मैं 10 लाख की मशीन लेके आता हूं, ठीक है, मुझे तो पता है ना कि भाई इसमें से मुझे 90,000 रुपए मिल जाएंगे बाद में, तो उसको पहले खुद ही माइनस कर दूंगा, उसके बाद बचे हुए अमाउंट पे मैं लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। मान लो 10 लाख की मेरे पास मशीन थी, 10 लाख की मशीन में से मुझे लग रहा है कि भाई 1 लाख रुपए ना कबाड़ में बिक के मुझे मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितने का बच गया वो, अब जो मैं डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा, 9 लाख पे लगाऊंगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट, अगला मेरे पास है भाई यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स, मतलब कि यूजफुल या फिर जो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स का मतलब क्या होता है भाई। हमारे पास ना देखो, जैसे मान लो मेरे पास जो मशीन है उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होता है ना। अच्छा, जनरेटर होता है ना जो शादी वगैरह लगते हैं, उसका ना बोलते हैं भाई तुम सिर्फ 36,000 घंटे चला सकते हो उसको, ठीक है। तो वो ना उसके हिसाब से क्या है कि चार्ज करते हैं। जैसे मान लो अगर तुम किसी शादी पार्टी में जनरेटर कोई मंगवाता है ना, ठीक है, तो वो पूछेगा भाई कितने घंटे चलाओगे, ठीक है, उतने घंटे के हिसाब से चार्ज बता देगा वो, ठीक है। जैसे मान लो कि उसने बोला 36, मतलब कि जब वो खरीद के लाया होगा उसे पता होगा 36,000 घंटे चलेगी, ठीक है। तो 36,000 घंटे अगर मान लो वो चल रही है, तो क्या समझेंगे कि भाई हर घंटे के हिसाब से कितने रुपए उसको लागत आएगी, वो उसके हिसाब से चार्ज करता है हमसे, ठीक है। वही चीज है, कह रहा है कि यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द असेट्स। क्या मेरे पास कह रहा है कि भाई यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स मीन्स द पीरियड फॉर विच द असेट्स इज एस्टिमेटेड टू बी प्रोडक्टिवली यूज, ठीक है। मतलब कि ऐसा टाइम जहां पे मेरे पास कोई सी भी जो मशीन है, ठीक है, वो प्रोडक्शन करने के लायक होती है, ठीक है। मतलब कि मशीन का एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे मेरे पास कोई सा भी जो असेट्स है वो क्या है कि काम लायक है। ऐसा नहीं कि भाई पहले 1000 यूनिट बनाती थी अब 400-500 यूनिट बना रही है, इसको नहीं बोलते प्रोडक्शन के लायक, ठीक है। जो मैंने बोला कि प्रोडक्टिवली यूज्ड, इसका मतलब क्या है कि ऐसा चल रहा हो कि भाई अच्छा खासा काम चल जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास जो लाइट थी वो वाली, ठीक है, अब जब तक वो लाइट चल रही थी हमने चलाया, ठीक है, हमने देखा अब उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या खत्म हो गई, ठीक है, लाइट कम हो गई थी उसकी छोटे वाले की, तो अब क्या है कि हमने उसको चेंज कर दिया, वही सेम चीज होती है, ठीक है। उसका भी एक लाइफ पीरियड था 2 साल चल गई, ठीक है। अब सुनो मेरे पास क्या है कि अगला है लीगल प्रोविजंस, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अब सुनो, पहला मेरे पास है कंपनी लॉ एंड इनकम टैक्स लॉ, इन दोनों बातों का ध्यान रखा जाता है। अगला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, भाई इसका ध्यान क्यों रखा जाता है। अब जैसे मान के चलो कि मैंने एक मशीन लेके आया 10 लाख की, ठीक है, तो इनकम टैक्स लॉ ये बोलता है कि भाई बात ऐसी है कि तुम इस पर लगाओगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। हम लोग ठीक है लगा देंगे, हमने डेप्रिसिएशन पता कितना लगाया, हम लगाया 0.0000001%, ठीक है। कह रहा जी हम तो इतना लगा रहे हैं, ठीक है, वो बोलेगा ऐसा मारूंगा खींच के, ठीक है, ढंग का लगा। तो अब क्या है कि कम से कम ना मतलब कि 2%, 6%, 10%, ठीक है, इस हिसाब से क्या है कि लगाया जाता है हर साल, ठीक है। अच्छा एक वर्ड सीख लो, मैंने तुम्हें पहले बहुत बार सिखाया है, पर एनम, क्या है इसका मतलब भाई, हर साल,
ठीक है, ये बात समझ आ रही है। पर एनम का मतलब क्या होता है मेरे पास, हर साल होता है। इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है P.A. ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब सुनो अगला, देखो मैं बता दिया मेरे पास कंपनी लॉ है, और मेरे पास क्या अगला, एंड इनकम टैक्स लॉ। दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन थोड़ा ठीक लगाना होता है, ये नहीं कि तुम कुछ भी लगाए जा रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब सुनो अगली बात, देखो मैंने बता दिया पर एनम का मतलब। लास्ट में हमारे पास है मतलब कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, उन तरीकों को पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। मतलब कि ये होने के बाद फिर क्या, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वही आएगा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, फिर देखते हैं। तो अगला कह रहा भाई मेरे पास ना बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूं कि बुक वैल्यू का मतलब क्या है, या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है। मान के चलो कि भाई ऐसा है कि मेरे पास ना एक कोई कार है, ठीक है, कार की वैल्यू मान लो 20 लाख मान के चलो, ठीक है, जो 20 लाख की कार है, ठीक है। तो मैं उसकी ना बुक वैल्यू या फिर जो मेरे पास है रिटर्न डाउन वैल्यू किसको बोलूंगा, ये मान लो कि मैं हर साल ना उस पे 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाता हूं। कितना लगाता हूं हर साल, 2 लाख का, ठीक है। तो पहले साल मैंने यूज करी, ठीक है, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या होगी, 20 लाख में से 2 लाख माइनस कर दो, 18 लाख, उसी को बोलेंगे बुक वैल्यू, उसी को बोलेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। 18 लाख की हो गई, दूसरा साल आया, ठीक है, फिर 2 लाख माइनस किए मैंने, डेप्रिसिएशन के 2 लाख माइनस किए, अब रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 16 लाख, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर जो बुक वैल्यू कितनी रह गई, 16 लाख रह गई, ठीक है। फिर मैंने 2 साल मतलब कि 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाया, अब कितना होगा, 16 से 14 लाख हो गए, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है। तो भाई ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है ना उसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये बात ध्यान रखो। फिर सुनो, कह रहे कि इट इज दैट पार्ट ऑफ द कॉस्ट। भाई कॉस्ट का वो पार्ट ऑफ फिक्स्ड असेट्स विच हैज नॉट येट बीन रिटर्न ऑफ, वो हिस्सा जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, वो हिस्सा जो खत्म। देखो मैंने बताया पहले 18 लाख बताया, पहले मैंने बताया 18 लाख, ठीक है, वो अभी हिस्सा 18 लाख का हिस्सा खत्म तो नहीं हुआ ना, ठीक है। अब 2 लाख खत्म हो गया, उसको हटा दिया, अब कितना 16 लाख बचा, जो 16 लाख था वो भी खत्म नहीं हुआ, फिर मैंने 2 लाख को फिर माइनस किया, फिर बचा 14 लाख, ठीक है। तो जो वैल्यू मेरे पास बचती है ना उसी को क्या बोलते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। कैसे निकालते हैं बुक वैल्यू और रिटर्न डाउन वैल्यू। पहले जो मेरे पास ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, जो मैंने तुम्हें यहाँ पे निकालना सिखाया था, ठीक है। पहले इसको देखा जाता है, इसमें से माइनस कर देते हैं टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट, उस डेट तक जितना भी डेप्रिसिएशन है उसको माइनस कर देते हैं। तो मेरे पास जो बची हुई जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर बुक वैल्यू होती है, ठीक है। अब सुनो मेरे पास अगला है रोल ऑफ डेप्रिसिएशन। भाई यहाँ पे डेप्रिसिएशन मत लिखना, यहाँ पे लिख लो टैक्स, ठीक है, GST, ठीक है। रोल ऑफ टैक्स या फिर जो GST टैक्स है ना उसी की बात चल रही है। अब सुनो भाई हमारे पास GST टैक्स है ना, कुछ नहीं है। देखो पहले मैं तुम्हें एक ना छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि टैक्स का रोल क्या होता है। जैसे मान लो कि तुम ना पहले किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, तुम क्या किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पे अगर तुम ना कोई सा मान लो बर्गर एक ऑर्डर कर रहे हो, मान लो 500 रुपए का बर्गर है, ठीक है, बर्गर कितने का है, 500 का है, ठीक है, वहां पर लिखा होगा प्राइस 500 रुपए, ठीक है। अब ना तुम बोलो ले 500, बोला टैक्स कौन देगा, ठीक है, तो उसमें क्या वो पहले टैक्स जोड़ेंगे, ठीक है, 17% टैक्स होते हैं, ठीक है। तो टैक्स जोड़ेगा, उसके बाद सारा अमाउंट जोड़ देगा, उसके बाद लिए भाई तेरे इतने का बर्गर है, ठीक है। और जैसे मान लो कि जब मैं था अपने शायद 8th में, तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम गया था, ठीक है, मैकडी वगैरह जो भी किया था, तो वहां पे क्या हुआ था कि पहले जो बर्गर ना, मुझे शौक है महाराजा मैक का, ठीक है, तो मैंने वो ऑर्डर किया, तो भाई उस टाइम पानी समथिंग 200 कुछ का था, तो मैंने ऑर्डर किया, पहले मैंने उसको सिर्फ उतने रुपए दिए, उसने टैक्स वैक्स काट के पैसे इतने कम क्यों गए। अच्छा बाद में देख रहा जो उसमें क्या है टैक्स वगैरह ऐड कर रखा है। तो अब ना वही चीज समझते हैं, कह रहे कि एट द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, एट द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हेन परचेजिंग मशीन फ्रॉम द वेंडर, ठीक है। देखो
हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे जहां टैक्स वहां पर टैक्स कर लेना, ठीक है। देखो, एट द अमाउंट ऑफ टैक्स व्हेन परचेजिंग मशीन फ्रॉम वेंडर। भाई वेंडर कौन होता है? जो मशीन को, मतलब कि जो फिक्स असेट्स को खरीदता बेचता है ना, उसको वेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला मान लो ऐसा एग्जांपल, मान लो कॉस्ट मशीन की थी 5 लाख रुपए, ठीक है। उसने 2 टैक्स लगाए, एक लगाया CGST, दूसरा लगाया SGST, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद अगला है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इस टाइप से। तो GST उसने लगाया पहले 5 लाख पे 6%, 30,000 आ गया, ऐड कर दिया। उसने लगाया SGST 6%, 30,000 आया, ऐड कर दिया। टोटल मशीन मेरे पास कितने की पड़ी? 5,60,000। टोटल अमाउंट पेड टू वेंडर। भाई वेंडर जो है, जो मशीन बेचता है, उसको हम कितने का देंगे अमाउंट? 5,60,000। बताओ, ये बात है क्लियर पहले, ठीक है। उसके बाद ना अपना एक बात समझ जाओ कि अच्छा सबको याद है, मैंने 2 टाइप के अकाउंट बताए। एक मेरे पास होता है असेट टाइप का अकाउंट, दूसरा होता है लायबिलिटी टाइप का अकाउंट, ठीक है। तो अभी ना हम असेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, इन सब के बारे में बातें छोड़ते हुए सिर्फ असेट्स का जो अकाउंट है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, जैसे मान के चलो, तुम्हें कैश का अकाउंट याद है? कैश अकाउंट जो बताया था मैंने, एक तरफ मेरे पास होता है डेबिट, ठीक है, दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। भाई ऐसे ही होता है, यहाँ पे मेरे पास है पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, ठीक है। देखो, अगर मेरे पास जो इसका जो स्टार्टिंग बैलेंस है, ऐसा लिखते हैं ना, टू बैलेंस BD, ऐसा लिख देते हैं। बताओ, ये बात समझ आ रही है? जो हमारे पास क्या है कि जो कैश अकाउंट, भाई कैश अकाउंट के बारे में बता रहा हूं मैं, ठीक है। कैश अकाउंट क्या होता है? असेट्स वाला अकाउंट होता है, तो वही है मेरे पास, ठीक है। जो असेट्स का जो अकाउंट है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास क्या है कि पहला होता है टू बैलेंस BD। उसके बाद अगर मुझे कहीं से पैसे रिसीव होते हैं, अगर मुझे कहीं से पैसा जो मिल रहा है, तो कहते हैं ना, जैसे मान लो कि मेरे पास ना राम से पैसे आ गए, ठीक है, तो लिख दूंगा टू राम अकाउंट, ठीक है। जो भी पैसे लिखे यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर मान लो मेरे पास क्या है कि कहीं और से पैसे आ गए, ठीक है, वो मान लो श्याम से आ गए, ठीक है, श्याम अकाउंट। तो भाई देखो, जो चीज मेरे कैश को बढ़ा रही है उसको मैं इधर लिखता हूं, ये बात समझ आ रही है? जो चीज कैश को इंक्रीज कर रही है उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है, ठीक है। और फिर अगर मैं किसी को पेमेंट करूंगा, मान लो मैंने श्याम, जो मेरे पास एक ना बंदा था मोहन, मैंने मोहन को पैसे दे दिया, भाई मोहन, ठीक है, मोहन को मान लो मैंने कुछ पैसे दे दिए, तो इसको इस साइड लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर मान लो कि अपना ड्राइंग हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट, उसे भी यही लिखूंगा ना मैं। हमें यहाँ पे बस समझना ये है कि अगर देखो, अगर जो मेरे पास असेट्स बढ़ती है ना, उसकी एंट्री हम करते हैं इस साइड, ठीक है। और अगर असेट्स कम हो रही है उसकी एंट्री करते हैं क्रेडिट साइड, ठीक है। देखो, डेबिट साइड में क्या है कि असेट्स की वैल्यू जो बढ़ती है वो एंट्री करते हैं, ठीक है। और जो क्रेडिट साइड है मेरे पास, क्रेडिट साइड में क्या है मेरे पास कि अगर असेट्स की जो वैल्यू अगर कम होती है, ठीक है, हम क्या है उसकी एंट्री यहाँ पे करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? हमें ना इस चीज को समझना क्यों है। अगर मैंने कोई सी भी मशीन खरीदी, ठीक है, तो मशीन की एंट्री लिखूंगा इस साइड टू बैंक करके, बात समझ में आ रही है? अगर मैंने कोई सी मशीन खरीदी, यहाँ पे एंट्री करूंगा टू बैंक, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या करता है? कम करता है मशीन का अमाउंट, ऐसे ही तो ना। अच्छा देखो, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बताना, बैलेंस शीट आएगा यहाँ पे, भाई अकाउंट क्लोज करूंगा जितना, जैसे मान लो मैं ऐसा यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल रहा हूँ, यहाँ पे 10,000, ठीक है, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, ठीक है। यहाँ डाल रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास मान लो 3,000 और यहाँ पे मान लो 7,000। यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा? देखो टोटल मेरे पास कितना है, 30,000 है, यहाँ 30,000 है, तो यहाँ भी 30,000 आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? इधर 30,000 है, इधर भी 30,000 आएगा। तो बैलेंस शीट में बचा हुआ बैलेंस तो यहाँ लिखते हैं ना कैश बुक के अंदर, ठीक है। तो बाई बैलेंस शीट मेरे पास कितना है, 20,000 आएगा। मतलब कि हमें क्या समझना है, जो बचा हुआ बैलेंस है हम उसको लिखते हैं यहाँ पे, ऐसा ही होता है, इसमें दिक्कत तो नहीं है। देखो, जो स्टार्टिंग का बैलेंस था उसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मेरे पास जो जितना भी पैसे रिसीव होते गए मैंने उसको यहाँ पे लिखता गया, तो मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है। अब मेरे पास जो पैसे कम हो रहे हैं उसको मैंने माइनस किया, यहाँ पे लिख दिया, ऐसा होता है ना। यही सेम चीज हम करेंगे जो हमारे पास मशीन अकाउंट होगा ना, मतलब कि जो मेरे पास
अब हम क्या पढ़ेंगे, जो फिक्स्ड असेट्स का जो अकाउंट होगा ना, हम उसके अंदर सेम चीज पढ़ेंगे। मान के चलो कि मैंने एक मशीन खरीदी, ठीक है, वो थी 5 लाख की, लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 5 लाख, ठीक है। कैसे लिखूंगा देखो इसका ना, चलो सुनो क्या लिखूंगा इसका, पहले मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करूंगा, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। यहां पे कर दूंगा 5 लाख, ठीक है। क्या है मेरे पास यहाँ पे 5 लाख आ गया, टू बैंक अकाउंट 5 लाख, ठीक है। अब मैंने टू बैंक अकाउंट अगर यहाँ पे 5 लाख लिख दिया, मैं लगाऊंगा इस पर डेप्रिसिएशन। मान लो हर साल डेप्रिसिएशन लगता है 5,000 रुपए का, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने का, 50,000 का। बताओ, ये लगा दिया मैंने 50,000 का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसमें। यहाँ मेरे पास असेट्स थी, उसकी वैल्यू थी 5 लाख, मैंने उस पर लगाया डेप्रिसिएशन 50,000, ठीक है। अब कितने का बचना चाहिए, यहाँ बचेगा ना बाई बैलेंस CD, वो कितने का बचेगा भाई, 4,50,000 का। हमें ना इसमें देखो, जैसे मैंने तुम्हें कैश की बात समझाई, वैसे मशीन की बात भी समझा रहा हूं। बैंक से खरीदा मैंने, 5 लाख की मशीन आ गई, डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू को करता है कम, ठीक है। उसमें से माइनस कर दिया मैंने 50,000 रुपए, जो बच गया यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस चीज को ना हम करेंगे वैसे नेक्स्ट क्लास में, अभी जो जो बातें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पर तुम्हें वो बात सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। पहले ये बात पता लग रही है, बस ना आगे का थोड़ा सा रिव्यू दिया है कि भाई तुम्हें पता लग जाए हमें आगे पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, इसी पे होगी। अभी थोड़ी और थ्योरी चलेगी, बहुत हल्की सी थ्योरी होगी वो, ठीक है। देखो भाई, अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो ये है कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ठीक है। देखो अब ना पहले समझते हैं कि हमारे पास जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, इसका मतलब क्या है। भाई आपसे डेप्रिसिएशन को मैं सिर्फ डेप लिखा करूंगा, DEP, ठीक है। अब सुनो भाई, हमारे पास वैसे होते बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड है, ठीक है। होते बहुत सारे मेथड है, तुम्हारा सिलेबस में क्या है, सिर्फ 2 मेथड है। एक मेरे पास है SLM, ठीक है। उसके बाद है WDV, ठीक है। अब सुनो भाई, SLM का मतलब है स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। और जो WDV है वो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। सुनो भाई, मेरे पास ना पहले देखो, मैं दोनों के ना एक एक एग्जांपल लेके चलूंगा, हमें क्या है उससे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में है क्या, ठीक है। देखो मैंने तुमसे ये सिंपल सा बोला है कि मान लो मेरे पास ना दोनों तरफ एक मशीन है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें समझा, मतलब एक पहले एग्जांपल समझा रहा हूँ, एग्जांपल के साथ बाद ना बता दूंगा भाई ये होता है इसके साथ, ठीक है। मान लो मेरे पास जो वैल्यू ऑफ असेट्स है, वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है, वो मान लो 10 लाख की है। कितने की है, 10 लाख की। इस साइड भी सेम लेके चल रहा हूं, वैल्यू ऑफ असेट्स जो है वो मेरे पास कितने की है, 10 लाख की है, ठीक है। देखो क्या सुनो, जो रिटर्न डाउन वैल्यू में क्या होगा, और जो WDV है मतलब जो SLM है, ठीक है, इसमें क्या होगा। देखो पहले मैंने बोला कि भाई इसका जो परसेंटेज है वो है 10%, ठीक है। इसका जो परसेंटेज है ना भाई वो भी 10% ही है, ठीक है। देखो मैंने ना पहले साल लगाया इस पे डेप्रिसिएशन, लेस किया मैंने, वो लगा दिया मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो भाई 10 लाख का 10% 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ गया 9 लाख, ठीक है। भाई इसमें भी सेम करना है, इसमें करेंगे लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें 10% 1 लाख माइनस कर दिया, ठीक है। यहां पे बच गया 9 लाख, ठीक है। अगला मेरे पास इसमें दोबारा देखो, ये मेरे पास वैल्यू है, दोबारा देखो ये वैल्यू थी मान लो 2010 की, ठीक है। ये जो वैल्यू कितने की है, 2010 की है।
ठीक है। अब ये आगे 2011 की, ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। अब इसमें से कर देंगे हम लेस, ठीक है, लेस करेंगे दोबारा से डेप्रिसिएशन। इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा वो मेरे पास आ गया 1 लाख, ठीक है, 10% निकाला था ना, 1 लाख, यहां पे बच गया 8 लाख, ठीक है। यहां पे कर देंगे, यहां पे मेरे पास वही है 2011 की जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ऑफ असेट्स, ठीक है। इसमें से अब लेस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें आ जाएगा 9 लाख का 10%, 90,000, कितना आ गया 8,10,000, ठीक है। ये पास है वैल्यू 2012 की, ठीक है। ये वाली वैल्यू कब की, ये भी 2012 की वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू ऑफ असेट्स है, ठीक है। यहां मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ असेट्स है, ठीक है। भाई पूछूंगा तुम्हें समझ में क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें डेप्रिसिएशन मेरे पास है 1 लाख का, ठीक है। तो 1 लाख का मेरे पास बच गया यहाँ पे 7 लाख, ठीक है। फिर यहां से लेस कर दूंगा मैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें मेरे पास आ जाएगा 81,000 का, ठीक है। माइनस करना कितना आएगा इसमें से 7,000, मतलब कि 7 लाख कुछ आएगा ना, कितना आएगा देखो एक बार, 7,09,000 पक्का, ठीक है। 7,09,000 19 29, ठीक है, 7,29,000, ठीक है। तो भाई तुम्हें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, देखो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सिंपल सी बात ये है कि स्ट्रेट लाइन में ना जो एक बार स्टार्टिंग वाले पे जो रेट मेरा लग गया 10% लगा इस पे, ठीक है, वही बार बार लगता रहेगा। 10% इसका 1 लाख आ गया ना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में उसी को बार बार माइनस करते रहते हैं, ठीक है। और वैल्यू मेरी बचती रहती है हर साल की, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास है रिटर्न डाउन वैल्यू, इसमें जो रिटर्न डाउन वैल्यू होती है ना उस पे लगाते हैं। भाई रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बताती मैंने, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब ऐसी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद बचती है। मैं बता ना कि देखो 20 लाख की कार है, भाई एग्जांपल ध्यान रखे चलना, 20 लाख की कार है, 2 लाख माइनस किया 18 लाख बचे, ठीक है। फिर 2 लाख माइनस किया, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई 16 लाख। फिर 2 लाख माइनस किया, रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आई 14 लाख। फिर अगर 2 लाख माइनस करूंगा रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी आ गई 12 लाख, ठीक है। सेम तो है मेरे पास, पहले मेरे पास थी 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 10 लाख में से मैंने इसका 10% लगाया, 1 लाख मतलब 1 लाख माइनस कर दिया, 9 लाख बचा। फिर मैंने देखो मेथड क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो किस पे लगाएंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे तो लगाएंगे ना। जो मेरे पास ये जो रिटर्न डाउन वैल्यू, यही तो है रिटर्न डाउन वैल्यू। क्या होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, जिसपे हम जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचता है ना, इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। भाई जो भी और टीचर होते हैं ना वो पता क्या कर रहे होते हैं बच्चों, ये मेथड है एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। उस पे जो अमाउंट आएगा उस पे लगाते हैं। तो मैं क्या ध्यान रखना है, रिटर्न डाउन वैल्यू किसको बोलते हैं, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के जो बाद बचता है ना उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। भाई एक बात ध्यान रखना, तुम देखो पढ़ रहे हो ना, तो होगा ऐसा कि भाई तुम आगे अगर जाते हो ना, ठीक है, देखो भाई मैं जो पढ़ाता हूँ वो सीए का उससे कर, मैं खुद सीए कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा जो सीए वगैरह पढ़ाते हैं ना मैं सेम तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो और सब पढ़ाते हैं ना भाई उनकी पता आगे बेइज्जती बहुत होती है। बेइज्जती पता क्या होती है, वो किसी सीए के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, सीए इतनी बेइज्जती मारता है ना उनकी, वो पता है इसको बोलते हैं सर तो बची हुई वैल्यू है, ठीक है। इतना सुना के बोलेंगे भाई इसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। खूब बहुत सारी बातें ऐसी है, जर्नल एंट्री के अंदर बहुत सारी बातें बेइज्जती मारते हैं वो, ठीक है। तुम्हें हर एक बात ध्यान रख के चलनी है। सुनो, तो 9 लाख आ गया, ये तो रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू पे जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया 90,000, फिर मेरे पास कितनी आ गई रिटर्न डाउन वैल्यू 8,10,000 रिटर्न डाउन वैल्यू, ठीक है। फिर लगाओ रिटर्न डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन एक मतलब कितना आ गया। अब बताओ मैंने दोनों पे बराबर लगाया ना, ठीक है। तो भाई देखो इस वाले में ना एक टाइम के बाद जो मेरे असेट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इसमें क्या है कि एक बार ऐसा आएगा कि असेट्स की वैल्यू हो जाएगी 0,
लेकिन इस वाले के अंदर जो मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, इसके अंदर कभी भी असेट्स की वैल्यू 0 नहीं होती। बताओ कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है, हमें ये बात समझ के चलनी है। ठीक है, तो भाई देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है, जिसमें हम रिटर्न डाउन वैल्यू पे मतलब डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। यही दो मेथड तुम्हारे पास है पूरे के पूरे, इसमें वही क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मशीन को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, ये सारी बातें बताता रहूंगा। ठीक है, अब सुनो भाई, तुम्हें अब क्या समझ के चलना है, एक वीडियो है मेरे चैनल पे, ठीक है, वो है ब्याज निकालने वाली, ठीक है, पर इंटरेस्ट निकालने वाली वीडियो, भाई वो देख के आना। ठीक है, उस वीडियो के अंदर देखो होगा ऐसा कि भाई ये मान लो तुम्हें ना हर एक ऐसी बात पता लग जाएगी कि महीने का कैसे निकालते हैं ब्याज। देखो ब्याज निकालो, डेप्रिसिएशन निकालो, बात वही पड़ती है। ठीक है, ये देख के चल लेना। ठीक है, तो पहले ये सारा तो मैं आना चाहिए, उसके बाद देखते हैं अगला नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसे